वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए अब आपके सामने क्लास 10th की हिंदी का एक ऐसा अभ्यास प्रश्न लेकर के आ चुका हूं जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके सामने अभी मैं सेट नंबर 1 रख रहा हूं। जल्द ही आप सबके सामने सेट नंबर 2 भी देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं, इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर भोपाल से आएगा और आपका प्रश्न पत्र 2 सेटों में रहेगा। सेट नंबर ए, सेट नंबर बी। कुछ स्कूल में सेट नंबर ए देखने को मिलेगा एंड कुछ स्कूल में सेट नंबर बी। मिडिल एजुकेशन भी आपके सामने सेट नंबर 1 और 2 दो सेटों में अभ्यास प्रश्न लेकर के आएगा। और यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, डेफिनेटली अपने स्कूल में टॉप करेंगे, क्योंकि नवंबर माह तक के सिलेबस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके सामने मैं प्रेजेंट कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न सेट नंबर 1 में किस प्रकार से प्रश्न रखे गए हैं और क्या होगा इनका सही उत्तर। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने इसके पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कीजिए, अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना, एग्जाम के पहले अपडेट टेलीग्राम पर ही सेंड किया जाता है। देखिए 75 मार्क्स का आप सबका क्वेश्चन पेपर रहेगा एंड समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद है। जैसे पहला नंबर कह रहा है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है, 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ, बाकी कुछ 2 अंकीय प्रश्न, 3 अंकीय और कुछ क्वेश्चन 4 अंकीय देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फटाफट सारे क्वेश्चंस को अभी से दिमाग में बैठाते आइए ताकि जब आपका एग्जाम नज़दीक आए बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकें। देखो हमारा पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि जिन दो वाक्यों में या फिर जिन वाक्यों में 2 कर्म होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें 2 कर्म होता है ना बेटा, उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट है, 2 कर्म द्विकर्मक, और अगर 1 कर्म है तो वो केवल आपका एक सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं ना सब महाकाव्य है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय बोला है, सबसे अधिक फेमस कौन सा है। कामयानी है या फिर रामचरितमानस, रामचंद्रिका या फिर साकेत। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको रामचरितमानस। ये लगभग हर एक घर में देखने को मिलेगा और हर एक व्यक्ति के पास होता है रामचरितमानस। रामचरितमानस रखने से ऐसा मानते हैं कि ये बहुत पुण्य किताब है या फिर बहुत अच्छी किताब है, इसे रखना चाहिए, है ना। तो ये सब लोगों की मान्यताएं हैं। बाकी रामचरितमानस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत सारे लोगों को पता है कि रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कहता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं। पहला नंबर कहता है गुण, दूसरा नंबर कहता है गुण, तीसरा नंबर छंद, चौथा नंबर आपका अलंकार। देखो गुण गुण रिपीट हो गया तो एक ही समझो, ठीक है। बाकी एक में कोई और ऑप्शन होना था, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रस, ठीक है। चलो एक में गुण, दूसरे में रस, तीसरे में छंद, चौथे में अलंकार। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर दा, और इसका हो जाएगा बा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दा। आगे बढ़ते नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो 14 मात्राएं, सेकंड देखो 20 मात्राएं, थर्ड देखो 16 मात्राएं और फोर्थ देखो 24 मात्रा। तो चौपाई में हमेशा 16 मात्राएं होती है, ठीक है। तो आपको 16 पे टिक करना है। चौपाई छंद है जिसमें 16 मात्राएं होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में पिछले साल ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं, हमारा प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो वैसे तो करुण का होगा शोक, लेकिन फिर भी और यहाँ पर जितने दिए गए हैं उसका भी पता होना चाहिए। निर्वेद किसका होता है, तो निर्वेद होता है आपका शांत रस का, ठीक है। निर्वेद या सम होता है। नेक्स्ट रति किसका होता है, तो श्रृंगार का रति होता है। और रौद्र तो ये क्रोध का होता है, क्रोध का रौद्र, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। आगे हमारा 6वां नंबर कह रहा है कि शब्द गुण कि कितने प्रकार होते हैं। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं। देखो शब्द गुण होते हैं 3 प्रकार का, ओज, माधुर्य और प्रसाद, ठीक है। ओज, माधुर्य और प्रसाद, ये 3 प्रकार का होता है शब्द गुण। तो यहां पर आपको 3 में टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी को अगर मैं विच्छेद करूं
तो पंचवटी मतलब 5 वृक्षों का समूह। तो संख्या आया है ना, पहले पंच मतलब 5, तो ये आपका द्विगु समास होगा। जिसमें भी संख्या आए वो हमेशा द्विगु समास होता है, तो यहाँ पर आपको द्विगु लिखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड नंबर कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आपको 8 लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है तीसरा नंबर, जिसके कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसके भी कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे कहते हैं आलंबन, तो यहाँ पर आपको आलंबन लिखना है। नेक्स्ट चौथा नंबर कहता है कि कामयानी क्या है। तो कामयानी एक महाकाव्य है और आपको यहाँ पर लिख देना है महाकाव्य। आगे बढ़ते हैं, सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है। जो सोरठा छंद होता है उसमें होते हैं 4 चरण, इस चीज को ध्यान रखना। कौन कौन से। तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में आपके 13-13 मात्राएं होती है। तो इस प्रकार से होता है सोरठा छंद में 4 चरण। आगे बढ़ते हैं, छठवां नंबर कहता है कि एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो जो एक से अधिक अर्थ देता है उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो यहां पर आपको लिखना है अनेकार्थी शब्द, ठीक है, अनेकार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है। तीसरा नंबर कहता है सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला नंबर कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो रामधारी सिंह दिनकर है वो प्रगतिवाद के कवि हैं, तो यहां पर आपको सत्य लगाना है। नेक्स्ट कहता है प्रयोगवाद के जनक सुमित्रानंदन पंत को माने जाते हैं। तो जी नहीं, ये प्रयोगवाद के जनक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर, गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार किया था। देखो, उद्धव ने श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए संदेश तो भेजा था, लेकिन गोपियों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। गोपी का कहना यह था कि अगर श्री कृष्ण आएंगे तो मैं उनका संदेश उनको रिटर्न कर दूंगी। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, तो यहां पर आपको असत्य लगाना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है चौथा नंबर, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे। तो जब सीता स्वयंवर हुआ था तो वहां पर राम और लक्ष्मण भी गए थे और इनको लेकर गए थे विश्वामित्र ने कि चल भाई सीता स्वयंवर, तू भी धनुष तोड़ ले, अगर तू तोड़ लेगा तो सीता तेरी हो जाएगी। ठीक, तो ये भी गए थे। वैसे मैं तुमको बता देता हूँ, राम और लक्ष्मण को पहले पता नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है। ठीक है, तो विश्वामित्र ले गए तो ये चले गए गुरु का आज्ञा मानते हुए। आगे हमारा कहता है पांचवा नंबर, नागार्जुन के बचपन का नाम भोलानाथ था। देखो यार, नागार्जुन का जन्म वैसे तो हिंदू धर्म में हुआ था, लेकिन ये श्रीलंका में जाकर के अपने धर्म का परिवर्तन किए थे और गए थे बौद्ध धर्म में। जब ये बौद्ध धर्म में कदम रखे तो इनका नाम पड़ गया नागार्जुन। ठीक है, वैसे इनका भोला नाम नहीं था, इनको बचपन में लोग बाग ढक्कन कहते थे, ढक्कन। ठीक है, ढक्कन या टप्पन ऐसे कुछ नाम था, मतलब ऐसे ही अजीब सा नाम था। और इनका ऐसा मानना था कि इनके भाई, जो इनके भाई बहन थे, सब खत्म हो गए थे, ये घर में अकेले बचे थे। तो इनकी माँ ने ऐसा नाम रखा था कि अजीब व गरीब नाम रखेंगे तो हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, इसलिए इनका नाम ढक्कन या ठप्पन कुछ ऐसे करके रखा गया था। ठीक, तो इनका भोलानाथ नाम नहीं था, तो सत्य कर देना। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि हैं। देखिए, नागार्जुन के ऊपर मैं बढ़िया बकायदे इनके जीवन परिचय का पूरा वीडियो बनाया हूँ, बढ़िया डिटेल के साथ, जाकर के देखना जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको बहुत मजा आएगा। और नागार्जुन का पूरा इतिहास में बताया हूँ, वहां से आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब फटाफट हम सही जोड़ी को मैच करते हैं। तो सही जोड़ी को मैच करने के लिए हम पूरा स्क्रीन में देखेंगे जितने भी सही जोड़ी है। तो सबसे पहले देखो, जयशंकर प्रसाद कहता है तो इनका संबंध कामयानी से है, कामयानी नामक किताब इन्होंने लिखी है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावाद से संबंध है। ठीक, नेक्स्ट कहता है सतरंगो पंखों वाली के कवि, तो इनके कवि है नागार्जुन, तो नागार्जुन से मैच करना है। नेक्स्ट कहता है नागार्जुन का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था सतलखा बिहार में। मंगलेश डबराल का संबंध है नेशनल बुक ट्रस्ट से और विनय पत्रिका के संपादक थे तुलसीदास जी। इस प्रकार से आपका ये सभी सही जोड़ी होते हैं कंप्लीट। ठीक है, अच्छा सुनो, अगर अभी तक तुमने इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़ा है, इंस्टाग्राम पर 30 डेज चैलेंज चला रहा हूं, जाओ जाकर के देखो। ऐसा चैलेंज है जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कुछ तगड़ा कंटेंट मिलता है। एक बार इंस्टाग्राम पर जाओ तो सही, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डेफिनेटली तुमको 30 डेज चैलेंज पसंद आएगा। मैं आपको कुछ चैलेंज करता हूं 30 डेज में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देता हूं जो कि एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है और उनको प्रिपेयर करने होते हैं आप सबको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है कि पहाड़ों पर लालटेन के कवि का क्या नाम था।
तो पहाड़ों पर लालटेन के जो कवि थे उनका नाम था मंगलेश डबराल। तो यहाँ पर लिखना है मंगलेश, ठीक है, डबराल, ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी? तो नेताजी की जो प्रतिमा थी वो संगमरमर के चट्टानों की बनी थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है संगमरमर, ठीक, संगमरमर के चट्टानों की बनी हुई थी। नेक्स्ट कहता है कि बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर के गीत गाते थे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कबीर के गीत गाते थे। नेक्स्ट कहता है कि भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गया? तो ये खेल कूद की या जब अपने दोस्तों को देखते थे तो इनको जो खेले कूद की वाली साथ वाली फीलिंग रहती है ना, वो सब याद आती थी, इसलिए ये सिसकना मतलब रोना भूल जाते थे। नेक्स्ट कहता है अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठ करके लिखी थी? तो ये हवाई जहाज पे यात्रा कर रहे थे और वहीं पे इन्होंने हिरोशिमा नामक कविता लिखी। आपको पता है हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा जापान में है। एक और स्थान है नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, ठीक, और ये ऐसा पहला देश है जहां पर परमाणु बम गिराया गया था। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था यार, फिर भी आज जापान बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट कहता है हमारा 6वां नंबर, बच्चों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? तो बच्चे क्या कर रहे थे, खेत में गौरैया को पकड़ रहे थे और ये पकड़ना धरना ये उनको बहुत महंगा पड़ा था। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि गौरैया को पकड़ना। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 को कवर करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं यही बोलूँगा, अगर अभी तक आपने पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कीजिए अपने इसे पीडीएफ को, जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक में जरूर जुड़ना, सब जगह एक अलग कंटेंट मिलता है और नेक्स्ट लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। देखो हमारा 6वां नंबर कहता है कि प्रगतिवादी की प्रमुख 2 विशेषताएं बतानी है, और 8वां कहता है कि रीतकाल के 2 कवि का नाम तथा उनकी एक एक रचना बताइए। 7वां नंबर कहता है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, और एक बार 8वां कहता है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। इन सब क्वेश्चन को हम कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो मैं उम्मीद करता हूं अभी यहां तक के सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप अगेन वीडियो को देखिए और तुरंत याद कीजिए, क्योंकि फिर आपको इतना समय नहीं मिलेगा जिस दिन एग्जाम होगा। तो ओके, तो मैं वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको फायदा मिल जाए, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय।